नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 23 फरवरी को राजस्थान का बजट आ रहा है। इस बार गहलोत सरकार पहली बार अलग से कृषि बजट भी पेश करने जा रही है। इस बीच सीएम गहलोत ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि बजट में एक हफ्ता बचा है। किसान आयोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपस में चर्चा कर दे सकते हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि वे कृषि मंत्री को भी कह चुके हैं कि अगर विभाग की तरफ से कोई और बात करना चाहते हैं तो बता दें। सीएम के इस बयान से कृषि बजट के ऐतिहासिक रहने की भी संभावना जताई जा रही है, तो किसानों को भी आस है कि इस बजट में उनकी उम्मीदें पूरी होंगी। हालांकि केंद्र का बजट लोगों की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा नहीं उतरा और ऐसे में किसानों के साथ अब हर वर्ग को राज्य के बजट से उम्मीदें हैं कि पूरी हो सकती हैं। आस लगाए प्रदेश की जनता बैठी हुई है। सबसे अहम तो यही है कि आखिर किसे मिलता है, क्या मिलता है, उम्मीदों की पोटली में क्या कुछ रहेगा, कौन खुश होगा और क्या सभी को खुश किया जा सकेगा। आज चर्चा हम इसी पर करें। तो उम्मीदों की पोटली में क्या कुछ निकलता है इस पोटली से, वो तो 23 तारीख को तस्वीर साफ होगी। लेकिन पूरी प्रदेश की जनता को इसी को लेकर उम्मीदें हैं और किस वर्ग को क्या मिल सकता है, क्या चर्चाएं हैं, हम इसी पर बातचीत करेंगे। और बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी हैं, हमारे बीच फाइनेंस एक्सपर्ट रघुवीर पुनिया जी भी हैं, साथ ही सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत रामलाल जी आपसे ही करते हैं। बहुत उम्मीद आम बजट से थी, हालांकि आम बजट को दूरदर्शी बताया जा रहा है, विजनरी बताया जा रहा था, लेकिन जनता इससे खुश नहीं थी, या कहें कि समझ नहीं पाई है शायद आप लोग बेहतर करने की जो भी कोशिश कर रहे थे। उम्मीदें अब सबको राज्य के बजट से है। मुख्यमंत्री ने साफ ये कह दिया है कि जिसे जो चाहिए है, जो मांगना है मांग लो, सबको सब कुछ दूंगा। यानी ये कॉन्फिडेंट भी है, दूसरी तरफ भी तैयारियां भी चल रही हैं। तो विधायक होने के नाते अपने क्षेत्र के लिए आपने भी कुछ मांगा है, कहा है, या फिर आप भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं ये मिलना चाहिए? देखिए श्वेता जी, राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया जाता है वो बजट एक तरीके से सरकार का दर्पण भी होता है और एक तरीके से सरकार का आईना होता है, जिसके अंदर जनता देख सकती है कि सरकार हमारे लिए एक साल के अंदर क्या करने वाली है। और एक तरीके से जनता का ये विश्वास भी होता है कि सरकार ने जो घोषणा की है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो धरातल तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार 3 बजट पेश कर चुकी है, चौथा बजट पेश करने के लिए जा रही है, लेकिन सरकार से ज्यादा उम्मीद जनता को नहीं है। अब इसको भी मैं तर्कसंगत तरीके से बता रहा हूँ कि जनता को उम्मीद क्यों नहीं है। सरकार ने बजट के अंदर घोषणा 2019 के अंदर की कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर नंदीशाला खोलने का काम करेंगे। अभी विधानसभा के अंदर मुझे जवाब दिया कि अब तक एक भी नंदीशाला खोलने का काम नहीं किया है, बजट भी आवंटन करने का काम नहीं किया है और पैसा एक भी खर्च करने का काम नहीं किया है। और 2019 के अंदर सरकार ने घोषणा की थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर, जो राजस्थान के अंदर उस समय 10,000 ग्राम पंचायतें थी, कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम विकास पथ बनाने का घोषणा करेंगे। अभी विधानसभा के अंदर मैंने जवाब दिया तो सरकार ने जवाब दिया कि 183 विकास पथ बनाने का काम हमने किया है। अब कहां लक्ष्य 10,000 विकास पथ बनाने का था और कहां 183 विकास पथ बनाने का काम किया है। अभी विधानसभा के अंदर मैंने पूछा कि आपने घोषणा की थी कि हम राजस्थानी प्रवासी कोष बनाने का घोषणा करते हैं, 162 करोड़ रुपए उसके अंदर प्रावधान रखा गया। मैंने पूछा कि अब तक कितना पैसा खर्च किया, कि अभी तो हमने फंड की व्यवस्था भी नहीं की और ना एक पैसा फंड का खर्च करने का काम हमने किया है। अब लोक लुभावनी घोषणाएं कितनी सरकार कर दे, जनता इसके ऊपर विश्वास करने वाली नहीं है। सबसे बड़ी बात जिसके अंदर एक पैसा सरकार का खर्च होने वाला नहीं है, वो सरकार कर दे तो हम मानेंगे कि सरकार कुछ करना चाहती है। और वो बात यह है कि आरएएस पर मुख्य परीक्षा के स्थगित करने के लिए हजारों विद्यार्थी धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार का एक पैसे का खर्चा भी नहीं आएगा। सरकार उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 60% जो सिलेबस आपने चेंज करने का काम किया है, कम से कम 2-3 महीने का समय आप उनको दे। आप तो इस बात को ही मान लो, आपको युवा धन्यवाद देंगे कि हाँ सरकार ने हमारी बात सुनी है। पैसा खर्च करने, ठीक है रामलाल जी, यानी कि आपने जो उदाहरण दिए और जो सवाल आपने कहा कि आपने विधानसभा के अंदर पूछे, उसका जवाब जिस तरह से मिला, उससे लेकर वो आधार है कि आपको लगता है कि इस बजट से भी उम्मीदें कुछ नहीं है, यानी आप कुछ उम्मीद नहीं कर रहे कि कुछ हो पाएगा, लोक लुभावन बजट रहेगा, ये आपको लगता है? देखिए श्वेता जी, लोक लुभावनी घोषणाएं करने के लिए तो कर लो। कांग्रेस के कई विधायक है वो पीठ थपथपा कर देंगे, वाहवाही कर देंगे, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे देंगे क्योंकि अगला टिकट पक्का उनको कराना है। उससे जनता का भला होने वाला नहीं है। आज भी राजस्थान के अंदर हजारों किसानों की जमीन नीलाम होने की कगार के ऊपर पहुंच गई। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम कर्ज माफी करेंगे, तो आज किसान इनसे जवाब मांग रहे हैं। कृषि बजट आएगा ना अलग से, जब अलग से कृषि बजट आएगा तो सबको शामिल करने की कोशिश भी होगी। बिल्कुल देखिए जब बजट आएगा उसके बाद, लेकिन पहले से ना उम्मीद क्यों होना रामलाल जी, पहले से ना उम्मीद क्यों होना?
हो सकता है आप आंकड़े और बाकी चीजें बात, लेकिन आम जनता तो उम्मीद लगा के बैठी है। कुछ सवाल और आपसे भी लेंगे, लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, क्योंकि सरकार की बात हो रही है, सरकार के बजट की बात हो रही है, आम जन के हित में बजट आएगा, जनता उम्मीद लगाकर बैठी है, लेकिन रामलाल शर्मा जी ने आपको भी आपने सुना, पहले तो उसी पर प्रतिक्रिया चाहेंगे। उम्मीद जनता लगाकर बैठी, उम्मीद बनाए रखे। देखिए, रामलाल जी ने जो भी बातें कही वो बजट घोषणाएं जरूर थी, लेकिन एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट जो हुआ, जो हम वैश्विक महामारी से गुजरे, इसके दौरान हम लोगों ने क्या किया, इस पर वो नहीं बोलेंगे। आपने देखा पूरे जो वैश्विक महामारी थी, इसमें लोगों को चिकित्सा उपलब्ध कराना, चिकित्सा सुविधाएं सुदृढ़ करना, उनका अपग्रेडेशन करना, CHC PHCs का अपग्रेडेशन करना, बेड बढ़ाना, ICU बेड बढ़ाना, ऑक्सीजन खरीदना, दवाइयां लाना, ये सारे काम भी सरकार ने किए ना। मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं लोगों की जान बचाने के लिए पूरा बजट भी झोंक दूंगा, बजट भी खर्च कर दूंगा। यही सारी चीजें थी, तो ये सब चीजें काम करके दिखाया, ये प्रबंधन था। एक कहना चाहिए कि कोरोना महामारी में रोकथाम का भी प्रबंधन था और लोगों को बचाने का भी प्रबंधन था। इस दौरान 1 लाख से अधिक नौकरियां राजस्थान सरकार ने निकाली और लोगों को दी, युवाओं को रोजगार भी दिया। उसके अलावा जितने स्कूल कॉलेज और ये अपग्रेड किए गए, ये संख्या रामलाल जी नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं श्वेता जी, जो एक कहना चाहिए एक्ट ऑफ गॉड होता है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा कई हजार करोड़ का 10,000 करोड़ रुपए जो है राजस्थान का रोक लिया गया, जो हमारा हिस्सा था GST का। ये सारी चीजें हुई। तो ये जब सब चीजें होने के बावजूद अगर राजस्थान में जो बजट एलोकेशन हुआ, जो बजट घोषणाएं हुई, दिसंबर तक, जनवरी तक ही हम करीब 60% 70% पैसा उन एलोकेशन पे, उन घोषणाओं पे खर्च कर चुके थे, तो निश्चित रूप से विकास हुआ। जब भी राजस्थान आज जो इस स्थिति में है कि हमने कोरोना महामारी से भी लड़ाई लड़ी, विकास के पथ पर भी चले और कोई नया कर भी नहीं लगाया, ये आपने देखा। जबकि केंद्र सरकार का यदि आप देखेंगे तो करों में जो बढ़ोतरी हुई है वो अप्रत्याशित थी। जो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम ये बढ़ाए गए, उसके बावजूद भी क्या मिला जनता को? कुछ नहीं। आप ये कह रहे हैं कि कोविड काल में जिस तरह से काम हुआ और अचानक से ये महामारी आई और सब कुछ उसी पर जुटना पड़ा, और इसलिए इस लिहाज पे ऐसे वक्त में दूसरी चीजों को काउंट कराना कि ये घोषणा की थी, ये काम नहीं हुए, वो गलत है। देखिए, अभी रामलाल जी भी कह रहे हैं, जनहित की घोषणाएं थी वो तो हुई, और जो कहना चाहिए कि जनहित के कार्य थे वो भी हुए। आपने हॉस्पिटल्स का अपग्रेडेशन हुआ, CHCs PHCs का हुआ, इसके अलावा आप देखेंगे कि कितने सारे ऑक्सीजन प्लांट्स बने हैं, प्लस जो सड़कें और जो कहना चाहिए स्कूलों का अपग्रेडेशन है, बिल्डिंग निर्माण है, कॉलेजों का निर्माण है, या रोजगार देना, ये काम तो हुए ही है। आपने जो कहा उस पर रामलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास आएंगे रामलाल जी, इसका जवाब ले लेंगे, लेकिन जरा हम दूसरे मेहमानों का भी रुख कर ले। रघुवीर पुनिया जी हमारे साथ है, फाइनेंस एक्सपर्ट है। रघुवीर जी, उम्मीद केंद्र सरकार से भी थी और उससे ज्यादा उम्मीदें अब राज्य सरकार से हैं, लेकिन आपको वो कौन से अहम चीजें लगती हैं जो इस बजट में शामिल होना चाहिए फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोजगार, और रोजगार सरकार अकेली रोजगार नहीं दे सकती। रोजगार का सबसे बड़ा साधन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट है। एक दो बार का आपको भी याद होगा कि यहाँ कई बार प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन हुए हैं, और राजस्थान के उद्योगपतियों ने भारत के बंगाल में, गुजरात में, बम्बई में जाकर उद्योग लगाए हैं, और यहाँ तक कि फ्रांस में भी लक्ष्मी निवास मित्तल ने बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं वो। तो हमारी सरकार को हम इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देना चाहिए, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट पूरे वर्ल्ड के सेंटिमेंट खराब हो गए हैं, और इंडस्ट्री अगर लगेगी राजस्थान में, आज हीरो की इंडस्ट्री है राजस्थान में, तो उससे कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और उसके साथ में उसकी अनसीलरी यूनिट डेवलप होती हैं। इसलिए कंक्रीटली मैं ये कहूँगा कि कोई भी नई इंडस्ट्री लगती है तो उस नई इंडस्ट्री को लैंड के ऊपर स्टाम्प ड्यूटी 0 होनी चाहिए, और उसको इनिशियल कोई भी खर्चा नहीं होना चाहिए उस इंडस्ट्री के, क्योंकि मैक्सिमम जो वो खर्चा करे मिनिमम बजट के अंदर वो इंडस्ट्री स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी वो इंडस्ट्री स्टार्ट होगी उतना ही जल्दी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करेगी। सेकेंडली, जो वेट वगैरह के वेट टैक्स है वो आउटडेटेड हो गया GST लगने के बाद में। वेट के जो इश्यूज हैं, पुरानी डिमांड्स हैं, उसके लिए अभी स्कीम आई थी, लेकिन वो थोड़े टाइम में ही बंद कर दी गई, तो उसके लिए स्कीम है, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। दोबारा बजट में वेट के लिए एमनेस्टी स्कीम आनी चाहिए, और पुराना लग्जरी टैक्स वगैरह, जिससे कि पुराने पेंडिंग मैटर्स हैं वो सेटल हो सकें, और व्यापारी अपने पुराने इश्यूज से निजात पास के, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू आए, जिससे राज्य के विकास कार्यों में
लगा सके। बिल्कुल। सुधांशु माथुर जी, सबसे अहम है कि जब केंद्र का बजट आया तो सभी राज्यों को उम्मीदें थी कि हमारे राज्य को भी कुछ अलग से कुछ बेहतर मिलेगा। कई खुश भी हुए, कई नहीं भी हुए, और इसलिए हम कह रहे हैं कि केंद्र से जितनी उम्मीदें आम जन को थी वो पूरी नहीं हो सकी। अब जब राज्य का बजट आ रहा है तो हर जिले को यहाँ पर उम्मीदें हैं और हर जिले की अपनी अपनी जरूरतें हैं और वो चाहते हैं कि इस बार वो जरूरतें पूरी हों। एक तरफ तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिसे जो चाहिए वो मांगो, मैं सब पूरा करूंगा। आपको लगता है कि बजट को लेकर जिस तरह से लगातार बैठकें हो रही हैं, जिस तरह से सीएम का ये बयान आना और ये बात कहना, ये पॉजिटिविटी की ओर इशारा है कि हाँ, ऐसा बजट तैयार किया गया है कि सबको साधा जा सके, सबको खुश किया जा सके और जरूरतों को पूरा किया जा सके? निश्चित आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए, अब राजस्थान के अंदर आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके अंदर लगभग 19 महीने का समय रह गया है। अशोक गहलोत सरकार का ये सेकंड लास्ट बजट है और अगले साल लास्ट बजट होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जैसे अपने भाषण के अंदर अशोक गहलोत कहते हैं कि कांग्रेस की वापस सरकार आएगी, तो अगर इस बात को चरितार्थ करना है तो फिर आम जनता के हित का बजट जो है वो देना पड़ेगा। नंबर दूसरी चीज, जैसे हम सब जानते हैं श्वेता कि बजट एक आंकड़ों का खेल है। आम आदमी इस बजट को कैसे सरलता और सहजता से समझ सके, ये सबसे बड़ी जरूरत है। हम लाखों करोड़ों के फिगर दिखा देते हैं, उसमें हम जो है घाटा दिखा देते हैं, उसके अंदर हम सकल घरेलू उत्पाद दिखा देते हैं, हम जो इसमें लाभ दिखा देते हैं और इसमें, लेकिन आम जनता जो आज त्रस्त है 2 लॉकडाउन और तीसरे वेव से, वो है महंगाई से। जो देश का आम बजट था उससे जनता, खासतौर से मध्यम वर्गीय परिवार ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद उनको राहत मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो आम बजट है उसमें आम जनता को राहत नहीं मिल पाई। तो अब जो राजस्थान की 7.5 करोड़ के आसपास की जनता है वो अपने मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ देख रही है। और जिस तरह से अशोक गहलोत के भाषणों में ये चीज उद्दत हो रही है कि वो आम आदमी को जो है, आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे, ये उनका एक शब्द है कि चेहरे खिलेंगे, मुस्कान आएगी, सबको जो है वो मिलेगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। तो क्या अशोक गहलोत की योजनाओं में स्वास्थ्य होगा? क्या अशोक गहलोत के बजट के अंदर शिक्षा होगी? क्या अशोक गहलोत के बजट में इंडस्ट्री होगी? क्या अशोक गहलोत के बजट के अंदर घरेलू जो महिलाएं जिनका बजट गड़बड़ा गया है उसको सुधारने का जो है वो कोई जो है उपाय होगा? क्या बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी होगी? क्या किसानों को 8 घंटे कृषि के लिए बिजली मिले उसकी गारंटी होगी? क्या किसानों को जो है सस्ती दरों पर ऋण मिले इसकी गारंटी होगी? क्या किसानों को बीज और खाद की सुरक्षा गारंटी होगी? क्या किसानों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी कृषि होगी? बजट अलग से आ रहा है तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि हर एक पहलू को और उसमें शामिल करने की कोशिश होगी। देखिए क्या है कि आजाद भारत के बाद राजस्थान में शायद पहली बार ऐसा प्रयोग हो रहा है कि कृषि बजट को अलग से ला रहे हैं। लेकिन जितना मेरा व्यक्तिगत आकलन है वो बजट कोई ऐसा नहीं होगा जैसे केंद्र के अंदर रेलवे का एक अलग बजट आता था और अगले दिन आम बजट आता था। मुझे लगता है कि एक सेगमेंट के तौर पर जो है उसको अलग से पढ़ा जाएगा। हो सकता है वो 4 पन्नों का हो या 10 पन्नों का बजट हो, लेकिन हम ये सोचें कि एग्रीकल्चर के लिए जो है वो 1 लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ का बजट होगा, वो संभव नहीं है। कुछ ऐसी योजनाएं होंगी जिनको सेपरेट कर दिया जाएगा और जो कृषक है इस देश का सबसे ज्यादा पीड़ित है, चाहे वो केंद्र के 3 कृषि बिलों से हो, 14 महीने सर्दी गर्मी बरसात में उसने सड़क पे गुजारा हो। तो अब राजस्थान भी कृषि प्रधान देश है, सॉरी राज्य है, तो यहाँ का जो कृषक है वो अपने मुख्यमंत्री की तरफ देख रहा है। तो मुझे लगता है कि किसान को संतुष्ट करने के लिए कोई ना कोई व्यापक प्रयास जरूर होंगे, लेकिन सबसे जो मजबूत पक्ष जो अगर बजट में होगा तो वो होगा बेरोजगारी और आपका जो है इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री से ही रोजगार जनरेट होंगे। अगर इंडस्ट्री को आपने इग्नोर किया तो फिर शायद मुझे लगता है कि बेरोजगारी जैसे जो एक यहाँ पर एक अभिशाप की तरह जो बेरोजगारी बढ़ रही है उससे निजात पाना शायद मुश्किल होगा। बिल्कुल, क्योंकि हम कृषि बजट की भी बात करें, किसान नेता रामपाल जाट जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। रामपाल जी, बहुत स्वागत है सर आपका। केंद्र सरकार का बजट आया, चर्चा हमने उस पर भी की थी रामपाल जी। अब क्योंकि राज्य का बजट आने वाला है, अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा, कितनी उम्मीद किसान कर रहे हैं? किसान नेता के तौर पर आपकी क्या उम्मीदें हैं? श्वेता, हम तो उम्मीद ये करके चल रहे हैं कि किसान ऋण मुक्त होगा, किसान उनकी उपजों का दाम प्राप्त कर सकेगा और इसके लिए सरकार
ऐसा कानून लाएगी कि जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा किसी भी फसल का जी उसकी नीलामी बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से आरंभ होगी। उससे कम दामों पर कोई अनाज नहीं बिकेगा। और इससे राजस्थान में जैसे बाजरा है, अभी बाजरा पैदा करने का राजस्थान सरकार खर्चा मानती है 1 क्विंटल का 1555 रुपये और किसान को मिला 1300-1400 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। यानी जो लागत थी सरकार के अनुसार वो भी किसान की जेब में वापस नहीं आई। अब यदि इस बजट में यही स्थिति रहती है तो फिर किसान घाटे में जाएगा। फिर किसान घाटे में जाएगा तो उसकी क्रय शक्ति घटेगी। उसकी क्रय शक्ति घटेगी तो बाजार में रौनक नहीं आएगी, लोगों के चेहरों पर मुस्कान नहीं आएगी। यदि रौनक लानी है बाजार में, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लानी है, तो उसके लिए जरूरी है अधिकतम लोगों की जेब में पैसा आवे। और राजस्थान में 72% 2011 की जनगणना के अनुसार वो ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य काम कृषि का ही है। और कृषि के साथ लगातार जो बात की जा रही है उद्योगों की, हम इससे बहुत सहमत है कि उद्योग जो है वो ग्राम स्तर पर होना चाहिए। और इस बजट में ये संदेश तो होना चाहिए कि एक गांव में 10 उद्योग, ये हमारा खाका होगा। और पहले वर्ष में कम से कम हर गांव में 1 उद्योग ये शुरू होगा तो हर गांव में 10 उद्योग हो जाएंगे। तो पहले जैसे गांव में उद्योग और कृषि जब साथ साथ चलते हैं, इसी को कृषि प्रधानता कहते हैं। केवल खेती करना ये कृषि प्रधान नहीं होता। तो कृषि के कारण से जो उद्योग धंधे हो सकते हैं वो सब गांव में होंगे तो लोगों की आय बढ़ेगी। और जिससे आज जो बेरोजगारी का संकट है, आज लुहार बेरोजगार हो गया, खाती बेरोजगार हो गया, मोची बेरोजगार हो गया। और आजादी के बाद में या तो बाटापन पे या टाटापन पे, तो टाटा और बाटा को पनपाने की बजाय लुहार को, कुम्हार को, मोची को, इन सबको पनपाएंगे, घाणी को, इनका काम शुरू करेंगे तो गांव में रौनक आएगी। और गांव में रौनक आएगी, उनकी जेब में पैसा आएगा, वो खर्च होने के लिए बाहर आएगा। तो जिस मात्रा में उपभोक्ता की जेब में पैसा आएगा उसी मात्रा में गतिशीलता बढ़ती है आर्थिक गतिविधियों की। इसलिए आर्थिक गतिविधि इनकी गति अच्छी हो, इसके लिए जरूरी है कि ये पैसा 72% लोगों की जेब में आए। और बजट का अर्थ होता है श्वेता जी पैसा खर्च करना, कि एक वर्ष में सरकार किस पर कितना पैसा खर्च करेगी, उनकी प्राथमिकता क्या होगी, उस प्राथमिकता के अनुसार सरकार को चाहिए जो जितनी प्रतिशत उनकी संख्या है, जैसे गांव की संख्या 72%, तो 72% पैसा वो गांव पे ही खर्च होना चाहिए। यदि इसी ढंग से इस अनुपात में बजट में पैसा खर्च होता है तो स्वतः ही जो हमारे मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है, जो मांगोगे मिलेगा, हर एक के चेहरे पर मुस्कान आएगी। तो हम यही चाहेंगे हर एक के चेहरे पर मुस्कान आए, हर एक खुश रहे। और एक खुशहाली के लिए हमने नारा दिया हुआ है, खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरे दाम। तो फसलों के पूरे दाम मिले, किसान ऋण मुक्त हो, और ऋण मुक्त होगा तो ही तो मुस्कान आएगी। किसी भी ऋणी के चेहरे पर तो मुस्कान नहीं आ सकती। बिल्कुल, और ऋण मुक्त होना जरूरी है। किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या भी यही है और इस समस्या का ही समाधान वो चाहता है, जिसे बजट में सरकार शामिल कर ले तो किसान खुश होगा, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल, उम्मीद हम भी यही करते हैं। रामलाल जी हमारे साथ है। रामलाल जी, देखिए अभी आप जिक्र कर रहे थे कि ये ऐलान किया गया, इतने % काम हुआ, कहीं पर बजट नहीं दिया गया। हम उन चीजों को अगर पीछे छोड़े, रामलाल जी अगर हम बात आज की करें, बजट आने वाला है, उम्मीद बहुत ज्यादा है, क्या चीजें वो हैं जो शामिल बजट पे किया जाना चाहिए? देखिए हम पुरानी बातों पर जाएंगे तो सर लिमिटेड वक्त है, लेकिन उम्मीद एक विधायक होने के नाते भी प्रदेश की जनता के लिहाज से क्या कुछ है जो शामिल किया जाना चाहिए आपकी नजर में? श्वेता जी, कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी ने पहले घोषणा कर रखी है आप तो उन्हीं का पूरा कर दो। एक बार मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम एग्रीकल्चर का अलग से बजट लेकर आएंगे, स्वागत है बजट लेके आएंगे, लेकिन बजट में देंगे क्या? मेरी बात से सहमत होंगे रामपाल जी। राजस्थान सरकार को यह पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर किसानों का प्रीमियम की राशि वो तो किसान के खाते से कट गई, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के अंदर प्रीमियम की राशि जमा नहीं होने की वजह से किसानों को जो आपदा के अंदर जो हानि होती है उसका लाभ क्यों नहीं मिला? मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कर्ज माफी करेंगे, आप कर्ज माफी करें, आप किसानों का हित साधने का काम करें। आपने घोषणा की थी बजट के अंदर कि हम संविदा कर्मियों को नियमित करने का काम करेंगे।
राजस्थान में 2.5 लाख सुविधा कर्मी है, आप उनको रेगुलाइज करने का काम करें। आज भी कई भर्तियां ऐसी है जो पेंडिंग पड़ी हुई है, आप उन भर्तियों को रेगुलाइज करने का काम करें। तो लोगों को लगेगा कि सरकार कुछ करने की स्थिति में है। बेरोजगारी भत्ते की जब बात थी, सरकार ने कहा था बेरोजगारों को हम 3,000 रुपए युवकों को और 3,500 रुपए युवतियों को देने का काम करेंगे। आज भी 1,60,000 को बेरोजगारी भत्ता 2018 से पहले मिला था। इस सरकार में आने के बाद में उसको 1,82,000 तक लेकर गए, लेकिन अब वर्तमान के अंदर 50,000 लोगों को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि सरकार ने बैरिकेड इतने लगा दिए। रामलाल जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रेज कर रहे हैं कि जो घोषणाएं की गई थी उसी को पूरा कर दिया जाए, वही बहुत है। आपने जो पॉइंट्स गिनाए हैं, जो बताए हैं, उस पर हम जवाब जरूर स्वर्णिम चतुर्वेदी जी से लेंगे, लेकिन उठाया था। और स्वर्णिम जी, आपसे ही इसका जवाब ले लेते हैं सबसे पहले, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से रामलाल जी का कहना था कि नई घोषणाएं आप ना करें तो ना सही, लेकिन जो पुरानी घोषणाएं हैं कम से कम उसे पूरा कर दीजिए, उसी को लेकर भी उम्मीद आमजन कर रहा है। देखिए, आम जन की उम्मीदें पूरी करना ये तो हम करते ही आ रहे हैं। और आप देखिए, हमारे बजट का जो फोकस होता है वो एकमात्र ये होता है कि जो भी अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक हमारी बजट की योजनाओं का लाभ पहुंचे, और ये हम करते हैं। रामलाल जी बहुत तरह की बातें करते हैं कि साहब के किसानों के कर्ज माफी की बात करते हैं, लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि 22 लाख किसानों का कर्ज माफ राजस्थान सरकार कर चुकी है। और अभी जो है करना है वो इतना सा है, केंद्र सरकार को हमारा जो केंद्रीय के बैंक हैं उनके साथ एक सेटलमेंट कराना है, जिसको वो नहीं कर रहे हैं। और रामलाल जी ये भी शायद ना बता पाए कि कभी एक किसान का भी कर्ज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माफ किया हो तो। ना तो राजस्थान सरकार ने किया, घोषणा की थी, बजट एलोकेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो भी हमने किया। ये हमने किया, केंद्र में हमने 72,000 करोड़ रुपए का जो है किसानों का कर्ज माफ किया था। ये सब चीजें हमने करके दिखाया, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। इसीलिए आज तक जो आप देखेंगे कि राजस्थान में विश्वास बना हुआ है कांग्रेस सरकार के प्रति, अशोक गहलोत के प्रति। आप किसी बात पर जवाब रामलाल जी देना चाह रहे हैं? कुछ रामलाल जी। श्वेता जी, देखिए, मैं मेरे मित्र स्वर्णिम चतुर्वेदी से बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को प्रत्येक किसान के खाते के अंदर 6,000 रुपए वार्षिक 2,000 रुपए की किस्त भेजने का काम कर रही है। आपने सिर्फ एक बार 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, और वो भी आपने किसका किया? जो ब्लैक लिस्टेड हो चुके थे। भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुस्तान के तमाम किसानों के अकाउंट में पैसे भेजने का काम कर रही है, और 2 लाख करोड़ से अधिक तो भेज चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर भी वसुंधरा जी की सरकार ने कर्ज माफी करने का काम किया था, और किसानों के घोषणा ही तो की थी ना रामलाल जी, आपने घोषणा की थी 50,000 तक का कर्ज माफ करने की, पैसा इतना माफ नहीं हुआ। सरकार ने सही तो बताइए, 50% वो भी पैसा हमने चुकाया। आपकी सरकार तो घोषणा करके चली गई, रवानगी ले ली थी। और जो आप जनधन खातों में पैसा देने की बात कर रहे हैं वो इतना सा बता दीजिए, किसानों की आय दुगनी आपने कर दी, 2 करोड़ रोजगार आपने दे दिए। जो राजस्थान के लिए किसानों के लिए ECRP योजना थी, क्या आपने बनाई? क्या प्रधानमंत्री जी को वादा याद दिलाएंगे ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट का? वो आप नहीं दिलाएंगे। लेकिन आप अच्छे काम होने के बावजूद भी, जब पूरा देश देख रहा है कि कोरोना महामारी के दौरान भी लोगों को राहत देने वाला बजट अशोक गहलोत सरकार ने पेश किया, लोगों ठीक है रामलाल जी, स्वर्णिम जी, ठीक है रामलाल जी, आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस पर जवाब सुधांशु जी आपसे चाहेंगे। आपने दोनों को सुना, अब अहम ये हो जाता है कि जो घोषणाएं की हैं वो सरकार कितनी पूरी कर रही है या नहीं, लेकिन हम इस चीज को भी तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि 2 साल जो कोविड काल थे उसमें प्रायोरिटीज क्या थी। क्या हम उसको साथ लेकर और उसके बाद इस बजट या पिछले 3 साल के बजट और बजट की क्रियान्विति को देखें, या फिर आज के वक्त में जरूरतें क्या है और क्या होना चाहिए इस बजट में, उस पर फोकस होना चाहिए? देखिए श्वेता जी, जो भी अब बजट बनेगा जो 23 तारीख को पेश होगा, उसके अंदर 2 लॉकडाउन और तीसरा जो लहर कोविड की लहर रही उसका समावेश जरूर होगा। क्यों? क्योंकि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे देश के अन्य राज्यों की सरकारें हो, आज सबकी माली हालत खराब है। और पिछले 3 साल का जो बजट था उसका ज़्यादातर हिस्सा विभिन्न जो योजनाओं में एलोकेट हुआ था उसके विपरीत जाकर कोविड जो प्रोटेक्शन है उसके अंदर खर्च हुआ। राजस्थान कहता है, और वैसे देखा जाए तो राजस्थान का सबसे बेहतर मॉडल था कि कोविड कंट्रोल के अंदर, और शायद देश और दुनिया के अंदर इसको काफी सराहा भी गया। और पक्ष हो विपक्ष हो सकता है कि हमारे सामने स्क्रीन पे नहीं बोले, लेकिन लोग इस चीज को मानते हैं कि राजस्थान में बहुत बेहतर जो है वो कोविड प्रबंधन हुआ। खास तौर से कोविड के साथ ब्लैक फंगस का जिस तरह से राजस्थान में इलाज हुआ, मैं चूंकि इसका एक पीड़ित हूं इसलिए मैं जानता हूं कि देश के अन्य राज्यों में इस तरह से उपचार नहीं हुआ, राजस्थान में बेस्ट उपचार हुआ। लेकिन अब चूंकि आपको इससे बाहर निकलना है, राजस्थान अनलॉक हो चुका है, हम
सामान्य जो है वो जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी पटरी की तरफ बढ़ रही है, तो अब जिम्मेदारी राज्य सरकार पर दुगनी आएगी। पहली ये कि जो पिछले 3 साल का जो बजट एलोकेट हुआ और योजनाएं पूरी नहीं हुई, उनको कैसे जो है पूरा करेंगे, और नई योजनाओं के लिए पैसा कैसे हम जो है एलोकेट करेंगे। दूसरी बात ये कि अभी चूंकि पिछले बजट की बहुत सारी घोषणाओं के अंदर बहुत सारे नए नए आयोग का गठन हुआ, उन सब आयोग के अंदर राजनीतिक नियुक्तियां का दौर जारी है, तो उन सबको भी पैसा देना होगा। तो सरकार के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी। और तीसरा, जो सरकार ने एक नया नवाचार करने की बात करी है, कृषि बजट, तो उसको कितना पैसा देंगे। तो इस समय जो है वो सभी चीजों को साधना होगा, तभी जाके आप आम जनता के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं। मुस्कान ना आंकड़ों से आएगी, ना बातों से आएगी, ना घोषणाओं से आएगी। तो अशोक गहलोत के ऊपर जो है वो दोहरी तिहरी जिम्मेदारी है कि वो इस राजस्थान की जनता को किस तरह से राहत दें और उनके जीवन को कैसे खुशहाल बनाने के वो सच्चे वादे करें। नीचे का, जैसे अभी रामलाल जी ने हमारे कहा, जैसे हमारे किसान नेता ने कहा कि नीचे का जो व्यक्ति है, जो सड़क पर फुटपाथ पर धंधा करने वाला व्यक्ति है, उसका जो है ना सिर्फ जो है घर बार उजड़ गए, उसका धंधा उजड़ गया। आज वो अपनी सरकारों की तरफ देख रहा है। वो देख रहा है कि कैसे मोची अपनी कैसे जो है फुटपाथ पे दुकान लगाए, खोमचे वाला कैसे खोमचा लगाए, जो ठेले वाला कैसे रेहड़ी लगाए। तो इनको कैसे साधेंगे, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है। तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि गहलोत सरकार पर जो है वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि सबको जो है, क्योंकि 3 साल के बाद अब हर आदमी ये चाह रहा है कि उसको कुछ ना कुछ मिले, खास तौर से मध्यम वर्गीय परिवार और जो बीपीएल और एपीएल है वो परिवार। तो कैसे करते हैं ये अशोक गहलोत बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने घोषणा की है कि जिसको जो चाहिए वो ले जाओ, तो उम्मीदें और बढ़ गई, उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल, इसलिए और ज्यादा उम्मीदें यहाँ पर बढ़ गई। रघुवीर पुनिया जी, अब जब हम बात करते, 2 अहम मुद्दे रहे हैं, फिर चाहे राजनीतिक तौर पर देखें, वो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा, किसी को घेरना हो पॉलिटिकली तौर पर भी, तो ये 2 अहम मुद्दे हैं। आमजन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित और प्रताड़ित है। क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि इंडस्ट्रीज हो, बेरोजगारी यहाँ पर खत्म हो, लेकिन आपको लगता है कि महंगाई को लेकर भी कुछ राहत जो राज्य सरकार के हाथ में है वो मिल सकती है? श्वेता जी, महंगाई के लिए राजस्थान गवर्नमेंट के हाथ में सबसे बड़ा अस्त्र तो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर वेट, जो अभी सरकार कम करने के मूड में नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हर वर्ग को कुछ न कुछ चाहिए, वो कहां से देगी। अल्टीमेटली महंगाई का समाधान प्रोडक्शन बढ़ाकर ही किया जा सकता है। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़े और किसानों को एमएसपी मिले और इंडस्ट्री लगेगी, तो हमारा जो गुड्स है जो हम खरीदते हैं वो ऑटोमेटिकली सस्ता होगा श्वेता जी, और रोजगार भी बढ़ेगा। तो कृषि उत्पादन और इंडस्ट्री का उत्पादन ये बढ़ाया जाना ही पूरी इकोनॉमी की कुंजी है, और उससे रोजगार। सवाल ये है कि अगर प्रोडक्शन होगा और मार्केट में डिमांड नहीं होगी, तो कैसे जो है ये सारी चीजों को बैलेंस कर पाएंगे अपन? सुधांशु जी, जो ही इंडस्ट्री लगेगी, कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो जो ही कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तो उस समय ट्रैक्टर वाले को, ट्रॉली वाले के पास भी पैसा आएगा, ईंट भट्टे वाले के पास पैसा आएगा, स्टील बिकेगा। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उस टाइम पर मार्केट के अंदर पैसा पंप होता है, तो उससे साइमल्टेनियसली बाजार में पैसा आता है और उधर प्रोडक्शन बढ़ता है। यह एक 2 वे ट्रैफिक है सुधांशु जी, जिससे रोजगार भी बढ़ता है और इंडस्ट्री में प्रोडक्शन भी बढ़ता है, और साइमल्टेनियसली जनता के पास पैसा आता है, क्योंकि रोजगार बढ़ने से पैसा भी आता है। तो मार्केट में वो डिमांड भी क्रिएट करेंगे, और महंगाई इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्शन उसके प्रोपोर्शनेटली प्रोडक्शन भी बढ़ गया। लेकिन खास तौर से जो ग्रामीण परिवेश है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसके अंदर कैसे जो है वो आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे और डिमांड को इंक्रीज करेंगे, उसका क्या रोड मैप होना चाहिए बजट में? सुधांशु जी, जैसा किसान नेता रामलाल जाट जी ने कहा कि हर गांव के अंदर 10-10 कुटीर इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री लग जाएं, मेरे को लगता नहीं ये मॉडल कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस मॉडल होगा आज के टाइम पर, क्योंकि जो छोटी इंडस्ट्री लगती है उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आती है, और थोड़ा बहुत खादी और ग्रामोद्योग इंडस्ट्री में काम हो रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आज के टाइम पर कारगर सिद्ध नहीं होती, क्योंकि बड़ी फैक्ट्रियां लगती हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है। हालांकि आर्टिफिशियल महंगाई बढ़ा देते हैं और एडवर्टाइजमेंट वगैरह से उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, दैट इज सेपरेट इश्यू। अल्टीमेटली प्रोडक्शन कॉस्ट बड़ी इंडस्ट्री की कम आती है, फिर भी एज ए एंसिलरी यूनिट के रूप में
अगर ये इंडस्ट्री लगेंगी तो रोजगार भी बढ़ेगा। जी रघुवीर जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, रामपाल जाट जी एक आखिरी कमेंट जरूर आपसे चाहेंगे। रामपाल जी, कृषि बजट अलग से आ रहा है, अलग से बजट पेश होना ही अपने आप में कृषि और किसान को प्राथमिकता दी जा रही है और ऐसे में ज्यादा मिलेगा ये तो उम्मीद कर रहे हैं ना। बहुत सारी चीजें आपके जहन में होगी कि ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन कृषि बजट का अलग से आना ही अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। श्वेता, ये स्वागत योग्य कदम है, अच्छी दिशा में उठाया गया कदम है। इसकी घोषणा तो श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने की थी जब वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो वहां तो अभी नहीं आया, लेकिन इन्होंने हिम्मत की, ये अच्छा काम है। और हम इतना चाहेंगे कि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे भंडारण का, गोदामों का, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में गोदाम बनाया जा सकता है। उसके लिए अलग से पैसे की जरूरत नहीं होगी। जो पैसा ग्राम पंचायतों को मिलता है वो 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है प्रति वर्ष का। तो 1 वर्ष के पैसे को केवल डाइवर्ट कर दे, उसकी प्राथमिकता ये तय कर दे कि वो भंडारण के काम में लगेगा, तो वो सारे गोदाम 1 वर्ष में हर पंचायत में बन सकते हैं। और राजस्थान जहां शुष्क जलवायु है, जहां भूमि की उपलब्धता है, ये सबसे अच्छा मॉडल हो सकता है गोदामों के लिए। तो राजस्थान लीड ले सकता है पूरे देश में। इसलिए इससे जहां कृषि उत्पादों को गिरवी रखकर उन पर ऋण प्राप्त हो सकेगा न्यूनतम ब्याज पर, वहीं किसानों को, चलिए उम्मीद करते हैं किसान आंदोलन करते हैं, किसान बहुत परेशान हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रदेश का जब बजट आए तो किसान खुश हो सके और कम से कम किसी और के नहीं तो कम से कम किसान के ही चेहरे पर मुस्कान आ सके, ये उम्मीद हम भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उम्मीदों की पोटली है, 23 तारीख को जब ये सामने आएगा बजट, किसको क्या मिलता है, कितनी उम्मीदों पर खरा उतरता है, ये तो अभी 5 दिन का करीब इंतजार और करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि लॉकडाउन के वक्त 2 साल जो कोविड काल में बीते और उसके बाद जब ये बजट आ रहा है, बजट जो अनाउंस किया जाएगा उसको क्रियान्वित करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा, अहम रहेगा। और ऐसे में क्या क्या चीजें इसमें शामिल की जाती हैं, जब मुख्यमंत्री ने इशारा कर दिया कि जो मांगना है मांग लो, सब पूरा करूंगा, तो ऐसे में उम्मीदें प्रदेश की जनता की और ज्यादा बढ़ जाती है। कितना उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट, 23 तारीख को होगी तस्वीर साफ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।